चलिए ठीक है। हाँ देखिए, तो देखिए हम लोग डेरिवेटिव पढ़ लिए हैं, ठीक ना। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रल, समझ गए, इंटीग्रल्स पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए हेलो, इंटीग्रल्स पढ़ने जा रहे हैं। देखिए पहले आपको पहले पढ़े थे ना, देखो डिफरेंशिएशन पढ़े हो क्या? डिफरेंशिएशन कुछ होता है? नहीं, डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है। किसी फंक्शन को हम डेरिवेटिव अगर पाना चाहते हैं तो हम डिफरेंशिएशन लगाते हैं, समझ गए। उसी तरीके से यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे वो इंटीग्रेशन लगाएंगे किसी फंक्शन पर। जो इंटीग्रेशन लगाएंगे जो उसका आउटपुट आएगा वो इंटीग्रल होगा। इतना समझ रहे हो ना? डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव में दोनों में डिफरेंस समझ में आता? पढ़े थे डिफरेंशिएशन क्या था, डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव में क्या डिफरेंस है। डिफरेंशिएशन क्या है? एक प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब समझ रहे हैं? जो dy by dx ले रहे थे, dy by dx ले रहे थे। अभी यहाँ पर कुछ और लोग इंटीग्रेशन में, समझ रहे हो ना। dy by dx का अगर हम एंटी डेरिवेटिव बात कर रहे हैं तो dy by dx का क्या होगा बताइए? अभी पहले बताइए, dy by dx है, ये sin x है, तो आप ये क्या लिख रहे हैं? cos x लिख रहे हैं। ये तो जानते हैं dy by dx का वैल्यू क्या है? dy by dx sin x का वैल्यू क्या है? cos x। अब ये cos x क्या है? ये डेरिवेटिव है। क्या है? डेरिवेटिव है। और ये क्या है? ये डिफरेंशिएशन है, प्रोसेस है ना। अब यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे वो एंटी डेरिवेटिव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रल को ही हम एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। बात समझ रहे हैं ना? अब जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो दो तरीके का होगा। एक तो होगा इंडिफिनिट, एक होगा आपको इंडिफिनिट पढ़ना है और एक पढ़ना है डिफिनिट। ठीक, एक आपको पढ़ना है इंडिफिनिट, एक पढ़ना है इंडिफिनिट। और इसका एंटी डेरिवेटिव का एप्लीकेशन भी पढ़ना है। एप्लीकेशन का मतलब समझ रहे हैं ना? इसके यूज जैसे हम डेरिवेटिव के यूज पढ़ रहे थे, तो आपको ये चीज़ें इंटीग्रल में पढ़ना है। बात समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? इंटीग्रल को ही हम एंटी डेरिवेटिव बोलेंगे। इतना समझ रहे हैं? मतलब जो इंटीग्रेशन का जो डिफिनीशन होगा, इंटीग्रल का जो डिफिनीशन होगा, ऐसे कहीं कहीं कोई बोल देते हैं कि हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, तो इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, इंटीग्रल नहीं बोलता कि हम इंटीग्रल पढ़ रहे हैं। ऐसे होना चाहिए इंटीग्रल। समझ गए? बात समझ पा रहे कि नहीं? अगर आप इंटीग्रेशन बोल देते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो प्रोसेस है, वो कोई चैप्टर नहीं है। आप चैप्टर में लिखा नहीं रहेगा कि इंटीग्रेशन है, इंटीग्रल लिखा रहेगा। ठीक ना? तो दोनों में डिफरेंस समझ रहे हैं ना कि इंटीग्रेशन जो है एक प्रोसेस है, इंटीग्रल एक आउटपुट है। किसी फंक्शन का हम एंटी डेरिवेटिव करते हैं तो उसका जो आउटपुट होता है वो इंटीग्रल कहलाता है। इतना समझ रहे? अब कोई डाउट नहीं है ना ये सब को लेकर? ठीक। अब इसमें दो तरीके का पढ़ना होता है, एक इंडिफिनिट पढ़ना होता है, एक डिफिनिट पढ़ना होता है। और इसका एप्लीकेशन कुछ है। एप्लीकेशन का मतलब है कहीं ना कहीं कर्व से अटैचमेंट कर देगा, कर्व लाइन से अटैचमेंट कर देगा, मतलब उसका एरिया वगैरह, मतलब रियल चीज़ें आपको समझ में कि इंटीग्रेशन हम पढ़ क्यों रहे हैं। एप्लीकेशन में आप समझेंगे। आप डिफिनिट में भी समझ सकते हैं कि इंटीग्रेशन का यूज क्या है, मतलब इंटीग्रल हम पढ़ते क्यों हैं। जैसे डेरिवेटिव पढ़े तो उसमें स्लोप वगैरह का बात हो रहा था, कुछ मैक्सिमम मिनिमम आप देख रहे थे तो उसके लिए आप डेरिवेटिव का यूज कर रहे थे। कुछ चीज़ें समझ गए? रेट ऑफ चेंज वगैरह के लिए हम यूज कर रहे थे डेरिवेटिव का यूज। तो यहाँ पर किसका यूज होगा? ये एरिया बाउंडेड रीजन के लिए बात होता है। एरिया अगर वगैरह निकालना होगा ना तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। और वो किस टाइप के एरिया, किस टाइप के एरिया, समझ गए? थोड़ा सा हम बात कर लेते समझ जाएंगे। तो पहले आपको टॉपिक पता होना चाहिए क्या पढ़ रहे हैं, समझ गए? पहले हम लोग को डिस्कस करना है, इंडिफिनिट पर डिस्कस करना है, फिर डिफिनिट पर करना है, फिर एप्लीकेशन पर करना है। तो जब वो तीनों पढ़ोगे तो उसका मेन मतलब आपको समझ में आने लगे क्या है। समझ पा रहे हैं ना हम क्या बोले हैं? ये सबसे तो फैमिलियर हो गए कि सबसे तो कोई दिक्कत नहीं, इंटीग्रेशन क्या, इंटीग्रल क्या है। ठीक। आप एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। डेरिवेटिव का ठीक रिवर्स प्रोसेस ही इंटीग्रल होता है। ठीक, कोई बात नहीं, चलिए। हाँ, तो देखिए अब यहाँ पर लिखे हैं dy by dx लिखे हैं, dy by dx लिखे हैं, sin x लिखे हैं। अब dy by dx लिखे हैं, sin x क्या होगा? cos x होता है ये आउटपुट। अब यहाँ पर इसको भेजिए,
इसको भेजिए, देखिए डी बाई डी एक्स है, उल्टा बोल रहे हैं ना भाई। डी बाई डी एक्स का रिवर्स प्रोसेस क्या होगा, डी एक्स होगा। तो कहेंगे सर डी कहाँ गया, डी कोई मतलब नहीं है, ऐसे सोचो। अगर हम ये ऐसे लिख दें डी इंटू साइन एक्स इजकल टू कॉस एक्स डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो आप पहले ये दोनों में डिफरेंस समझिए, इंडिफिनिट और डिफिनिट में डिफरेंस समझिए कि कैसे पहचानेंगे इंडिफिनिट का क्वेश्चन है, कैसे पहचानेंगे डिफिनिट का है, समझ गया ना। दोनों में डिफरेंस, क्योंकि दोनों इंटीग्रल ही होगा। कहीं ना कहीं ऐसे सिंबल रहेगा इस तरीके से, अब ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वो क्या है उसका थोड़ा और धीरे धीरे जब हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे, मतलब देखेंगे तो समझ में आने लगेगा। सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। एस क्या होता है, सम को रिप्रेजेंट। जैसे आप ये जानते हैं ये अब इसी को आप देखो, इसको थोड़ा सा आप ऐसे कर सकते हैं, यही चीज को आप देखो समझ रहे ना। तो ये सम को ही रिप्रेजेंट करे, समेशन सिग्मा, यहाँ पर भी ये समय है, ठीक ना। तो ये किस टाइप का सम है, ये किस टाइप का है, ये भी समय का रिप्रेजेंट करता है, ये भी सम का ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये किस चीज़ का सम को रिप्रेजेंट करता है। आखिर हम इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन हम पढ़ क्यों रहे हैं, तो ये धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। पहले हम आपको दोनों से फैमिलियर करा देते हैं, इंडिफिनिट डिफिनिट से, फिर हम थोड़ा सा मतलब आपको समझाते हैं, ठीक। तो देखिए ये लिखे तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो कोई लोचा नहीं है ना, क्योंकि जानते हैं डी बाई डी एक्स होगा, साइन एक्स होगा, तो ये कॉस एक्स होता है। अब कॉस एक्स का अगर डी एक्स लेंगे तो अब यहाँ पर डी एक्स क्या है, ये डी एक्स क्या है, इंटीग्रेशन है, ये प्रोसेस है। डी एक्स है क्या, प्रोसेस है। डी बाई डी एक्स क्या है, प्रोसेस है। डी एक्स क्या, प्रोसेस है, इंटीग्रल है। मतलब जब इसका करोगे, इसका जब डी एक्स करोगे तो ये क्या आएगा, इसका जब डी एक्स करोगे तो ये कॉस एक्स डी एक्स करोगे। अभी ऐसे लगा देंगे, ऐसे लगा देंगे, ये अब ये कहीं और से नहीं आ गया है, ये इसका मतलब है कि ये लगा दो, ये देख रहे हैं ना ये चीजें। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये साइन एक्स प्लस सी आएगा, समझ गए। यानी अब देखो यहाँ पर आपको फॉर्मूला अलग से अब नहीं सोचना पड़ेगा, यानी जब भी आपको एंटी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव वो होता है। बात समझ पा रहे हैं आप, समझ रहे हैं, उल्टा सोचना पड़ेगा। यानी अगर हम cos x का dx निकालेंगे तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि cos x किसका d बाई डी एक्स में cos x मान होता है, तो ये सोचना पड़ेगा कि sin x का cos x dx मान होता है। समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? हेलो, अगर हम मान लीजिए हम पूछें आपसे कि cos x का आप dx बताओ, तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि cos x किसका डेरिवेटिव है, cos x किसका डेरिवेटिव है, तो sin x का डेरिवेटिव है। तो कहेंगे c आ गया सर, c एक्स्ट्रा आ गया, c क्यों जोड़ रहे हैं, तो ये सी का खेल है। अब यही सी के खेल की वजह से हम डिफिनिट इंडिफिनिट बताते हैं, सी के ही वजह से डिफिनिट इंडिफिनिट बताते हैं। इतना समझ पा रहे हैं? अब ये क्या है, ये किस टाइप का है, ये इंडिफिनिट है, ये क्या है, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है। मतलब ये जो है ना, ये आप लाए क्या है, ये आप एंटी डेरिवेटिव लाए हैं, ये आप क्या लाए हैं, एंटी डेरिवेटिव लाए हैं। मतलब इंटीग्रल पाए हैं, जो रिजल्टेंट है, जो आउटपुट है, समझ गए। तो आपको अब देखो, अब फार्मूला पर तो आपको काम करना नहीं है, क्या फार्मूला पर कैसे काम करोगे बताओ। इसमें कोई फार्मूला आपका अलग से कुछ नहीं है, एक दो ठो मान लीजिए कुछ दो चार ठो यूज हो गया तो हो गया। मैक्सिमम फार्मूला डेरिवेटिव वाला यूज होगा, मैक्सिमम फार्मूला डेरिवेटिव मतलब समझ रहे ना, समझ पा रहे हैं मेरा बात, समझ रहे हैं। तो पहले आपको ये दोनों का डाउट दूर कर दें, फिर धीरे धीरे आप मतलब समझने लगेंगे। अभी मतलब पर नहीं जाएंगे, मतलब समझाएंगे धीरे धीरे, ठीक ना। तो पहले ये दोनों का मतलब समझ गए कि इंडिफिनिट और डिफिनिट में क्या डिफरेंस है, ये समझ रहे हैं। जैसे देखिए सी क्यों किए हैं, सी का क्यों लोचा है, अब आपको दिखाते हैं। ये समझ गए, इतना समझ में आया बातें, इतना समझ गए ना बच्चे, ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। हाँ वो बोलिए, क्या डाउट है आप लोग को, नहीं बोलिए। हाँ मिस्टर, अब देखिए सी क्यों हो रहा है, अगर हम यहाँ पर लिखे हैं, जैसे देखो हेलो सी क्यों हो रहा है, सी की वजह से। अब यहाँ पर देखो सी क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब है कि आप एक तरीके का मानो वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। सी कोई जीरो नहीं होगा, सी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू, मतलब एक तरीके का वेरिएबल है। आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, नहीं वेरिएबल होता है, नहीं कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, ऐसे कुछ होता है। मान आप लेट कर सकते हो वेरिएबल है, बट सी इज द नॉट कांस्टेंट, समझ गए।
समझ रहे ना। सी कहीं ना कहीं एक वेरिएबल लुक लाइक है, मतलब पूरा वेरिएबल नहीं है, ठीक ना। सी का मतलब है। अभी सी क्यों करें, सी जब करेंगे, जब भी किसी फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो उसमें आपको सी जोड़ना पड़ेगा। जब भी आप सी जोड़ोगे तो इसका मतलब इंडिफिनिट इंटीग्रेशन किए हो, समझ गए। अभी सी जोड़ क्यों रहे हैं, समझ रहे ना। सी आखिर क्या बता रहे, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे देखिए, अब हम पूछेंगे आपका डेरिवेटिव का यहाँ बात होगा, क्योंकि सारा प्रोसेस डेरिवेटिव से है। मतलब आपको एंटी डेरिवेटिव का फॉर्मूला समझना पड़ेगा, तो आपको डेरिवेटिव आपको हर हाल में आना चाहिए, ठीक। मतलब उल्टा सोचना पड़ेगा। जब भी आप किसी का इंटीग्रेशन करोगे तो आप ये सोचोगे कि मतलब किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन करोगे तो जिस फंक्शन की इंटीग्रेशन करोगे उसको देखोगे कि किसका वो किस फंक्शन को डेरिवेटिव आया है जिसका वो इंटीग्रेशन पूछ रहा है, समझ गए। बात समझ पा रहे हैं। मतलब ऐसे आपको करना पड़ेगा, तो कुछ फार्मूले याद रहेंगे, क्योंकि बार बार आप ऐसे सोच नहीं पाएंगे, टाइम लगेगा। तो फार्मूला याद कैसे रहेगा, डेरिवेटिव वाला फार्मूला लिख लेते हैं, उसे सारा दिखा देते हैं कि कैसे उसको निकाल लेंगे फार्मूला को। और जो फार्मूला कुछ एक्स्ट्रा आएगा इस चैप्टर में उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, समझ रहे हैं ना। कुछ दिक्कत नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव अगर आपको आता है तो, और फंक्शन से थोड़ा फेमिलियर है तो, हाँ जैसे देखिए, तो cos x का sin x प्लस सी हो गया। अब देखो यहाँ पर अगर हम ये पूछ रहे हैं कि dy बाई डी एक्स मिस्टर है, sin x है अब प्लस 2 है, यहाँ लिखे dy बाई डी एक्स है, ये sin x माइनस 1 है, और यहाँ लिखे dy बाई डी एक्स है sin x प्लस 1/2 है। तो आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर cos x आएगा, यहाँ cos x आएगा, यहाँ cos x आएगा, आएगा। अब आप समझ गए कि सी क्यों कर रहे हैं। जैसे अभी हम लिखे थे ना, सी क्यों कर रहे हैं, समझ रहे हैं सी क्यों कर रहे हैं, क्या हो रहा है। जैसे देखो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स लिखे, साइन एक्स है कॉस एक्स है। अब आप कॉस एक्स का डी एक्स ले रहे हैं तो आप लिख रहे हैं साइन एक्स लिख दे रहे हैं, सिर्फ साइन एक्स लिख रहे हैं। तो आप ये पहले बताइए कॉस एक्स डी एक्स, जो साइन एक्स का कॉस एक्स है, तो सिर्फ कॉस एक्स जो होता है सिर्फ एक का नहीं होता है, आप समझ रहे हैं। उसके साथ अगर कॉन्स्टेंट रखें, उसके साथ अगर कांस्टेंट भी रखें, आप देखो यहाँ पर सबका डेरिवेटिव है। तो अगर आप इसका dx लेंगे, cos x का अगर dx लेंगे तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे sin x सिर्फ लिखेंगे, मान लीजिए लिखते हैं। अगर आप उसमें c ऐड नहीं करेंगे तो आप बताइए ये cos x किसका आया है डेरिवेटिव, इस फंक्शन का आया है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इसमें c ऐड कर देते हैं तो इसका मतलब है ये सभी के लिए फुलफिल कर रहा है। आप बात समझिए, आया बात समझ में कि डाउट है। उसी कुछ भी हो सकता है, सी नो नो नो, आप समझे नहीं। चलिए आई विल हेल्प यू वन टाइम्स, इसी कोई बात नहीं। यहाँ पहले लो, चाहे यहाँ से दूर करिए। हाँ मिस्टर, बस एक बार फ्लो पकड़ लेंगे फिर तो बस समझ गए। स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत होता है ना, कोई दिक्कत नहीं। जब नया चैप्टर पढ़ते हैं तो थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, धीरे धीरे सेट होने लगता है, दिमाग उस तरीके से होने लगता है। जैसे देखिए, हम कुछ डेरिवेटिव का ही देखते हैं, डेरिवेटिव से ही हम एंटी डेरिवेटिव समझा सकते हैं, समझ गए कि नहीं। तभी आपको उसका जो भी मतलब समझ में आएगा, ठीक। तो विदाउट डेरिवेटिव दिस इज नॉट पॉसिबल। जैसे देखो, चलिए यहाँ साइन एक्स ही लेते हैं। चलिए आप यहाँ बताइए साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है मिस्टर, कॉस एक्स है, और कॉस एक्स का डी एक्स क्या होगा, सिर्फ साइन एक्स लिखते हैं ना। ये आपका एंटी डेरिवेटिव आया है, मान लेते हैं कुछ देर के लिए। दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, ओके। समझ रहे ना, रिवर्स प्रोसेस तो गए हैं, ठीक है। ये डी एक्स यहाँ गए हैं, ठीक ना। कॉस एक्स का डी एक्स निकालिए, साइन एक्स आ गया, सही है। जो डिफिनीशन वो फुलफिल कर रहा है। डिफिनिट इंडिफिनिट के लिए जो है बातें, इंडिफिनिट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो इंडिफिनिट में सीख क्यों जोड़ रहे हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर देखिए, लिखेंगे cos x। अब चलिए आप cos x के dx लिखिए, तो क्या आप लिखेंगे, sin x लिखेंगे। अब बात समझ गए। अब हम, मेरा अभी मतलब नहीं समझे हैं। आप बताइए, आप जो sin x माइनस 1 का आप डेरिवेटिव कर रहे हैं वो cos x आ रहा है, और cos x का एंटी डेरिवेटिव कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो सिर्फ sin x ही आ रहा है। हर कंडीशन में sin x ही आ रहा है। लेकिन जो फंक्शन का हम डेरिवेटिव कर रहे हैं उसका cos x ही आ रहा है, समझ रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जिस फंक्शन का हम डेरिवेटिव कर रहे हैं
फिर हम उसका एंटी डेरिवेटिव करें तो वो रिवर्स आना चाहिए ना, कहाँ आ रहा है, इसीलिए हम सी ऐड कर रहे हैं। नहीं समझे? समझ में आया बातें? अरे अभी तक सी आपको नहीं दिखा, सी क्यों जोड़ रहे हैं? ये अब देखो ये चीज़ मिलाओ यहाँ पर, अब ये चीज़ें, अब सी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ऑल रियल नंबर हो सकते हैं। बात समझ गए? आए समझ में? सी को क्यों ऐड कर रहे हैं? कुछ और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे देखिए अगर हाँ डेरिवेटिव करने पर वैल्यू उसका जीरो आ जा रहा है, समझ गए? लेकिन इसका अगर हम एंटी डेरिवेटिव करेंगे तो जीरो नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो ये चीज़ें क्या होगा, तो इसके लिए हम सी कंसीडर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम कुछ फंक्शन लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिखे, साइन एक्स प्लस 1 लिखे, डी वाई बाई डी एक्स लिखे, साइन एक्स प्लस 1/2 लिखे, डी वाई बाई डी एक्स लिखे, साइन एक्स प्लस 0 लिखे। मान लीजिए यहाँ पर देखिए, अब इसका रिजल्ट क्या है, कॉस एक्स, इसका रिजल्ट क्या है, कॉस एक्स, इसका रिजल्ट क्या है, कॉस एक्स। अब इसका आप एंटी डेरिवेटिव ले लीजिए, कॉस एक्स का डी एक्स ले लीजिए, तो सिर्फ साइन एक्स ही लाएंगे परिभाषा के अनुसार, डिफिनीशन के हिसाब। लेकिन हमारे को क्या आना चाहिए, साइन एक्स प्लस 1 आना चाहिए, समझ गए? इसके वजह से जो हम कॉस एक्स का डी एक्स ले रहे हैं, साइन एक्स तो रहेगा ही, बट उसमें सी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो सारे कॉन्स्टेंट को फुलफिल करेगा जो उसके साथ है, जिसका डेरिवेटिव 0 है उसको सी फुलफिल कर रहा है। आप बात समझ गए? हेलो मिस्टर, समझ गए ना? तो अब इससे क्या आपको पता चला, अब इसको ज्योमेट्रिकल क्या इसका मतलब है, आप बताइए। अगर हम बोले हैं कि ज्योमेट्रिकल इसका क्या मीनिंग है, तो क्या आप समझ पा रहे इस तरह से, इसका ज्योमेट्रिकल क्या मीनिंग है, बताइए। ये समझ गए, ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, समझ गए? अब यहाँ पर डिफिनिट में बात होगा तो कुछ लिमिट लगा देगा, कुछ एक्स का वैल्यू रिस्ट्रिक्शन लगा दे, तो वहाँ सी कैंसिल हो जाएगा। वहाँ जब पढ़ेंगे डिफिनिट तो आप समझ जाएंगे, बहुत फर्क है। लिमिट का बात हो जाएगा, वहाँ लिमिट यूज होगा, समझ गए? और लिमिट ही जो रियल चीज़ है इंटीग्रेशन का, वो लिमिट के लिए ही होता है। इंटीग्रेशन का मतलब होगा छोटे छोटे टुकड़े को सारे इंटीग्रेट करना। अब वो इंटीग्रेट करना आप कहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे, जब उसका एप्लीकेशन वगैरह पढ़ेंगे, डिफिनिट पढ़ेंगे, तो थोड़ा उसका एग्जैक्ट मतलब समझ में आएगा। समझ पा रहे हैं? हेलो, समझ रहे हैं ना? ये चीज़ें समझिए, ये डिफिनिट इंडिफिनिट में डिफरेंस समझ गए ना? अभी डिफिनिट देखोगे तो समझ आए। डिफिनिट मतलब निश्चित है, ये अनिश्चित है। अब वो अनिश्चित कौन बना रहा है, सी बना रहा है, समझ गए? तो आप यहाँ पर क्या समझ रहे हैं, बताइए, यहाँ पर क्या समझ रहे हैं? मतलब इसे आपको कुछ लग रहा है कि इसकी नीड था, पढ़ना था, ज़रूरत है? कहेंगे अरे सर एग्जाम के लेकर पढ़ाना है, नंबर पाना है। नहीं नहीं, इसकी भी कुछ ज़रूरत है, समझ गए? अब इसकी ज़रूरत अभी हम आपको दिखाएंगे कि ज़रूरत कहाँ है। समय के हिसाब से हम लोग चलेंगे तो दिखेगा आपको कि ज़रूरत इसकी क्या है, ठीक ना? तो देखो अब आप समझ गए ना कि डिफ़िकल्ट क्यों है। रिवर्स समझ रहे हैं ना, एक आप स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते हो, एक सीधे चलते हो, ऐसे जाते हो, और एक आप पीछे आते हो। क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, कोई बैट्समैन मारा शॉट, आगे आकर कैच रोकने में मुश्किल नहीं होता है, और पीछे जाकर जब मार दिया शॉट, पीछे गए, कैच रोकने में बहुत मुश्किल होता है ना? नहीं, क्रिकेट का बात नहीं, आप जाइए बाइक चलाइए, बाइक चलाइए, भीड़ है, आप आगे चलते तो मज़ा से चलते हैं, अगर थोड़ा पीछे करना पड़ता है ना तो कुल हवा निकल जाता है। पीछे बाइक को करना पड़ता है तो गाड़ी को पीछे करना, बैक करना पड़ता है, तो दिस इज बैक प्रोसेस, समझ गए कि नहीं? तो यही है, समझ गए? तो थोड़ा सा कम्प्लेक्स इसलिए होता है, कम्प्लेक्स नहीं है जी, कुछ जो नहीं है, हम तो ऐसे ही बोल रहे हैं, समझ गए? चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर तो हम लोग को काम कहाँ करना है, मतलब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इस तरीके से हमको पढ़ाना है, समझ गए कि नहीं? हैं मतलब देखो, आप अगर हम बोलेंगे ना कि डेरिवेटिव का है, एंटी डेरिवेटिव का आप रिवीजन कर लीजिए, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, कोई भी नहीं कर सकता है। कहेंगे सर कैसे? कोई नहीं कर सकते। इतना एक्सरसाइज, इतना क्वेश्चन है ना कि आप नहीं लगा पाएंगे। लगा लेंगे क्या? नहीं लगा पाएंगे, कोई नहीं लगा पाएगा। इसका रिवीजन आप नहीं कर सकते हैं, हाँ इसकी एप्लीकेशन का रिवीजन कर सकते हैं, इसका मतलब समझ सकते हैं, इसको आप रीजन के हिसाब से आप उसको मजबूत कर सकते हैं। इस चैप्टर को आप सारा एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन नहीं लगा सकते हैं। एनसीईआरटी में खुद दिया है 25-25, 30-30 क्वेश्चन दिया है, आरडी शर्मा में दिया है, आरएस में दिया है, बहुत सारा क्वेश्चन दिया है। तो इस तरीके से हमको पढ़ना है कि कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई फंक्शन आ जाए, तो समझ पा रहे हैं ना? तो ये चीज़ें हैं। तो अब देखिए यहाँ पर इतना समझिए, तो आप ही पहले बताइए इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है मिस्टर? हेलो जागृति, क्या इसका मतलब है? ऐसे तो बुक में एक्सप्लेनेशन वगैरह किया है, ऐसे तो आप समझ ही गए कि क्या कुछ चल रहा है। जैसे देखिए ये आप क्या है,
ये एक पैराबोला है, पैराबोला है, पैराबोला है ना, दिस इज पैराबोला ऑलरेडी कॉनिक सेक्शन यू हैव स्टडी अर्लियर क्लास, फॉरगेट, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। चलो देखो इधर कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी हम लोग को कितना याद रहता है पढ़ा हुआ चीज़ कितना याद है, जो पढ़ लेते अभी फिलहाल वो भूल जाते हैं, तो क्या दिक्कत है। चलिए भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, नो टेंशन, ठीक। और ये देखिए, ये कुछ आप समझ रहे हैं क्या हम कर रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। जैसे मान लीजिए हम वाई का है क्या होता है, स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़े हैं, इसका क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल 4x, एक होता है वाई स्क्वायर इक्वल -4x, होता है ना। कुछ लेट्स एज्यूम कर लेते हैं, अभी ये इस पर होता है तो क्या करते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल करते हैं 4x, ऐसे होता है तो एक्स स्क्वायर होता है, तब मान लेते हैं ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है, लेट्स एज्यूम दैट ये इस कर्व का है, और यहाँ पर मान लेते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस 2 है। अब 2 क्यों ले लिए, मान लीजिए ये लेंथ जो है 2 है और ये मान लेते हैं 4 है, सपोज लाइक दिस, समझ गए। अब यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं, ये जो भी हम इसका डेरिवेटिव करेंगे ना, जिसका इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो सारे का रिजल्ट एक ही आएगा, नहीं आएगा, अरे सॉरी, ठीक, समझ रहे ना, यानी इसका सारे का रिजल्ट एक ही आएगा ना, आएगा नहीं आएगा, क्या आएगा, सारे का डेरिवेटिव एक ही आएगा, लेकिन एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव आप समझ रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, बात समझ रहे हैं। तो ये कुछ इसका ऐसे कुछ ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, आप समझ गए। हेलो मिस्टर, कुछ बात समझ में आ रहा है। तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन की यूज क्या है, तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। अभी हम कुछ डिस्कस ज़्यादा नहीं कर सकते, अभी सिर्फ फार्मूला पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे हमको क्वेश्चन को टैकल करना है। जब हम डिफिनिट पढ़ेंगे और उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो आप मीनिंग एकदम बढ़िया स्पष्ट हो जाएगा। अभी हम कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझिए, लेकिन अभी बेनिफिट नहीं है, समझ गए कि नहीं। हेलो, तो डिफिनिट वगैरह तो आप समझ गए थोड़ा बहुत इस तरीके से। अच्छा ये सही लिखे थे ना, यही था ना कुछ, नो प्रॉब्लम, चलिए कोई बात नहीं। क्या कुछ था, हैं? हेलो मिस्टर, कोई दिक्कत नहीं, सही है। नहीं वो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है ना, वही लिखे थे, वैसे लिखे थे ना, वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू कुछ लिखे थे ना, सही है, समझ गए। इसके अलॉन्ग होता है तो होता है ना, ये वाई स्क्वायर इक्वल 4x होता है। ये अब भूल गए क्या? ऐसे तो एप्लीकेशन आप जब इंटीग्रल पढ़ोगे तो उसमें ये सब यूज होता है, ठीक ना, लेकिन अब सिलेबस के हिसाब से ये सब यूज नहीं है। हो सकता है कि देखिए अब कितना होगा, मतलब आपको कॉनिक सेक्शन से फैमिलियर तो रहना पड़ेगा, मतलब कर्व लाइन से फैमिलियर रहना पड़ेगा जब इसका एप्लीकेशन पढ़ोगे। इंजीनियरिंग वगैरह का पर्पज से पढ़ोगे तो पूरा कॉनिक सेक्शन आपको आना चाहिए, मतलब इसमें इंटीग्रल। अब देखो क्या होगा ना, अब इसका एरिया वगैरह निकालना होगा ना, तब इंटीग्रल का यूज करेंगे। ये इंटीग्रल का मतलब यही है, अभी समझाएंगे तो समझ जाएंगे, समझ गए। अब लिमिट वगैरह लेंगे, अब लिमिट लेंगे, अब लिमिट नहीं लेंगे तो सोचो अब इसको टुकड़े टुकड़े में स्लाइस कर दे इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं वही dx को रिप्रेजेंट करता है, ये dx को करता है। मेजरमेंट जो बहुत कम मेजर दिखता है, मतलब मेजरमेंट किया जा सकता, बस स्मॉल क्वांटिटी है। dx क्या है कि स्मॉल क्वांटिटी है। जैसे हम आपको जब पढ़ रहे थे dy/dx पढ़ रहे थे, तो ये क्या है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और यहाँ लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग 0। तो यहाँ डेल्टा वाई क्या है, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स है क्या, बहुत छोटा चेंज है। dy/dx क्या है, एक स्मॉल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वैसे ही कुछ होगा, तो वहाँ आप समझेंगे जब उसका यूसेज पढ़ेंगे तो आप समझेंगे। यानी आपको हम ये बता रहे हैं कि कॉनिक सेक्शन से आपको फैमिलियर रहना पड़ेगा। सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला जो भी आप पढ़े हो, स्ट्रेट लाइन, सबसे फैमिलियर रहना पड़ेगा। मतलब काम वाला चैप्टर है इंटीग्रेशन, इसका एप्लीकेशन ब्रॉड चैप्टर है। जैसे चलिए ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ फार्मूला आपको थोड़ा सा समझाते हैं कैसे हमको यूज करना है। तो पहले आपको देखो फार्मूला, अगर इंटीग्रेशन में अगर आपको ध्यान रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव वाला फार्मूला को ध्यान रखना पड़ेगा। डेरिवेटिव का फार्मूला नहीं है तो नहीं हो पाएगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए हम लिखे हैं dy/dx लिखे हैं, अब यहाँ sin x लिखे हैं, तो sin x से क्या होगा, cos x, ठीक। आप यहाँ पर cos x का dx ले लिए। अब यहाँ पर देखो ये इंटीग्रेशन का साइन है, सिंबल है, s को रिप्रेजेंट कर रहा है,
अब ये मतलब सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सम मतलब वही एरिया वगैरह निकालेंगे तो छोटे छोटे टुकड़े में रेक्टेंगल के शेप में करेंगे तो सबको सम करके वो लिखेंगे तो वो चीज़ें बताते हैं। कहीं ना कहीं ये एरिया ही आता है। अब ये लिमिट लगा देंगे ना तो उस शेप का एरिया आएगा, क्लोज फिगर बन जाएगा, बाउंडेड बन जाएगा। तो पढ़ेंगे तो समझेंगे आगे चैप्टर में। समझ गए कि नहीं? ठीक, तो अभी बस इसका वो करना है, dx करना है। तो cos x का dx क्या होगा? sin x प्लस सी। ठीक, देखिए cos x का dx, अब कंफ्यूजन ना हो, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, cos x का dx होता है प्लस sin x। कंफ्यूजन होने लगता है, समझ गए? ये भी ध्यान दीजिए, समझ गए कि नहीं? हाँ, तो ऐसे लेकर चलना है। dy बाई dx होगा, मान लीजिए cos x है तो ये होगा माइनस sin x। अब देखो sin x का हमको dx करना है, ना कि माइनस को करना है, ना कि माइनस को करना है। तो माइनस को इधर रिवर्स करके हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? माइनस cos x प्लस सी। ऐसे कुछ फार्मूला को बनाएंगे, जितना डेरिवेटिव से पॉसिबल है बनाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा आएगा तो उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे, प्रूफ कर देंगे, डेराइव कर देंगे। समझ रहे हैं ना? ऐसे ही कुछ होगा, समझ रहे कि नहीं? अब डेरिवेटिव कैसे करेंगे? अब एंटी डेरिवेटिव कैसे करेंगे भाई? इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे? अब जैसे कुछ लिख रहे हैं, जैसे मान लो dy बाई dx लिख रहे हैं, मान लीजिए log x का लिखते हैं तो log x का क्या होता है? 1 बाई एक्स। अब 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x प्लस सी। समझ गए? आप कहेंगे ठीक ना, या 1 बाई एक्स का क्या है? dy बाई dx क्या है? log x। ठीक, तो ऐसे कुछ ध्यान रखना है। तो ऐसे कुछ फार्मूला बना लेंगे डेरिवेटिव से, समझ रहे ना? अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, इंटीग्रेशन का कुछ दिखाते हैं। धीरे धीरे हम लोग वो फाउंडेशन से उठाकर थोड़ा सा प्रो लेवल पर जाएंगे। 1-2 दिन लगेगा टाइम हम लोग को इसको समझने में, पकड़ने में, ठीक ना? बात समझ पा रहे हैं? तो कुछ ऐसे आप फार्मूला को बना लो डेरिवेटिव वाले से। अब तो अब समझ ही गए। अब जैसे मान लो dy बाई dx है, अब e पावर x है तो e पावर x होगा, और e पावर x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होगा? e पावर x प्लस सी होगा। मतलब इसके डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव बोथ आर सेम, रिजल्टेंट। समझ गए भाई? e पावर x का e पावर x से होगा, एंटी डेरिवेटिव डेरिवेटिव बोथ आर सेम। समझ गए? यही चीज़ होगा। तो समझ गए? अब यहाँ पर लिख देते हैं x पावर n का dx लिख देते हैं, x पावर n प्लस 1 अपन में n प्लस 1 प्लस सी। समझ गए? प्लस सी है, ठीक ना? ये सब फार्मूला। अब जैसे देखो मान लो लिखे हैं ये, अब आप जानते हैं कि dy बाई dx होता है tan x का क्या होता है? डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर x। अब sec स्क्वायर का dx क्या होगा? tan x अब प्लस सी। तो कहेंगे सर tan x का अगर एंटी डेरिवेटिव करना होगा तो क्या होगा? तो उसके लिए कुछ तरीका अलग हो जाएगा। tan x का एंटी डेरिवेटिव नहीं है, देखो tan x का डिफ्रेंसिएशन जो डेरिवेटिव है sec स्क्वायर x है, और sec स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव होता है। अब खोजने लगे कि tan x का dx क्या होगा, तो tan x का dx नहीं होगा, उसको निकालना पड़ेगा। निकाल कर वो भी सिखाएंगे। समझ पा रहे हैं? समझ रहे हैं मेरा बातें? तो ऐसे सब डाउट होने लगे कि उसका होता है, ये डाउट करता है। समझ गए कि नहीं? तो ये सब थोड़ा सा फॉर्मूला याद रहेगा तो थोड़ा दिमाग चलेगा इसमें। तो उल्टा बार बार नहीं सोच पाएंगे, क्वेश्चन उतना टाइम नहीं रहेगा किसका होता है किसका नहीं होता है। तो इससे अच्छा है कि आप इसको याद कर लो, रट लो। समझ गए? रटने का सबसे अच्छा है। तो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझ में आया बातें? कुछ ऐसे बनाएंगे फार्मूला को। अब जो एक्स्ट्रा आएगा हम डिस्कस करेंगे। तो छोटे छोटे क्वेश्चन कुछ उठाते हैं, देखते हैं। ऐसे हम लोग आरडी लगाएंगे इसका, समझ गए ना? किसी दिन एनसीईआरटी भी डिस्कस कर लेंगे। जैसे देखिए, ठीक है, अब जैसे मान लो हमको इसका डेरिवेटिव करना है, अरे एंटी डेरिवेटिव करना है, सॉरी, अब एंटी डेरिवेटिव का बात होगा, डेरिवेटिव का बात नहीं होगा। बार बार हम डेरिवेटिव का बात इसमें नहीं करेंगे, समझ गए? कन्फ्यूजन आपको होगा, मेरे को नहीं होगा। एक्स स्क्वायर का dx निकाले, एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करना है, dx इंटीग्रेशन है। अब इसका क्या होगा? अब x के पावर n का फॉर्मूला क्या है? dx वैल्यू x पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1 प्लस सी। अब यहाँ पर देखो n जो होगा ना ये कॉन्स्टेंट होगा। अब x पावर x का dx नहीं होगा, x पर x का dx नहीं होगा, उसके लिए कोई प्रोसेस हम लोग को सिलेबस में नहीं है। समझिए? यहाँ पावर जो इंडेक्स है वो वेरिएबल है। तो x अब क्या लिखेंगे? x पावर 3 अपन में 3 प्लस सी। दिस इज इंटीग्रेशन।
समझ में आया कैसे लिखे हैं? हेलो, लिखे समझ में आया? लिखे समझ में आया? ठीक। अब आप सोच रहे हैं, अब देखिए ये समझ रहे हैं, ये इसके हिसाब से लिखे एक्स पर एन प्लस वन अपन में n प्लस वन, इंडेक्स में एक जोड़ा है, ठीक ना। 2x मत लिख देना, एक्स स्क्वायर का 2x, दिस इज एंटी डेरिवेटिव। अब आप इसको करिए इसका, तो इसका तो सीधे log x प्लस सी होगा। अब देखिए गलती क्या करेंगे, अब आप इसको सोच रहे हैं कि 1/x है ना, तो जैसे हम डेरिवेटिव करते थे ना, तो आप इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक, ऐसे कर दीजिए, समझ रहे हैं ना, और ये फॉर्मूला लगा दीजिए, ये गलत हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? यहाँ पर समझ रहे हैं 1/x से तो आप लिख सकते हैं ऐसे, और सोच रहे हैं कि हम ये इसी फार्मूला को अप्लीकेबल इसमें कर दें, तो गलत हो जाएगा। कहाँ आएगा रिजल्ट? 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, दिस इज नॉट डिफाइंड। एक्स पर -1 + 1 अपन में -1 + 1, एक्स पर 0 अपन में 0, एक्स पर 0 1 अपन 0, दिस इज नॉट डिफाइंड ना, इन्फिनिटी, सॉरी, समझ गए? तो ये इन्फिनिटी है, दिस इज नॉट डिफाइंड, तो दिस इज नॉट एग्जिस्ट अब दिस फंक्शन। तो ऐसे ही अब ये फार्मूला है, तो अब उसका फार्मूला पहले से है, तो हम इसको नहीं चेंज करेंगे। अब ऐसे मान लो दिया, इसको ऐसे करना है, इसका ऐसे करना है, 1/x² का dx करना है, तो अब इसको भेजना पड़ेगा। वी नीड टू चेंज पावर माइनस, पॉजिटिव टू माइनस, समझ गए? पॉजिटिव टू निगेटिव, क्यों? क्योंकि एक्स पर एन वाला लगाएंगे, यानी इंडेक्स बढ़ा तो भेज देंगे, क्योंकि 1/x का ऑलरेडी होता है, तो हम उसको क्यों भेजेंगे? समझ पा रहे हैं? तो ऐसे कुछ धीरे धीरे डाउट को ख़त्म करना है, कन्फ्यूजन, जो छोटे से कन्फ्यूजन होगा, ठीक। तो इसका क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे x पावर -2 dx, ओके। ये कितना लिखेंगे इसको लिखेंगे x, कितना इंटीग्रेशन होगा बच्ची? x पर -2 + 1, -2 + 1 + c, दिस इज एंटी डेरिवेटिव, यू गॉट इट, समझ गए? तो ये आपका रिजल्ट होगा। बात समझ रहे हैं? तो ऐसे कुछ करेंगे, तो समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसी तरीके से चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, समझ गए? छोटा छोटा ऐसे ही कुछ बताते हैं आप लोगों को, फिर डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आप फैमिलियर हो गए, अभी पूरा नहीं हो गया, अभी कहाँ, अभी तो ये ट्रेलर है, ये अभी पिक्चर अभी बाकी है, अभी बहुत कुछ देखना है, ठीक। नो प्रॉब्लम चलिए ठीक है, समझ रहे बच्ची? हाँ, अब जैसे देखिए, अब यहाँ पर देखिए sec² x का dx कर लेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे 10x + c, लिख देंगे ना, ठीक। अब जैसे हमारे ये तो होता है ना, sec² का dx सीधे होता है, 10x का होता है क्या? 10x का डेरिवेटिव क्या होता है? नो, हम क्या पूछ रहे हैं? 10x का डेरिवेटिव sec² x, तो वही ना होगा, समझ गए? ठीक ना। तो अब जैसे देखिए यहाँ पर इसका अगर इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे? कहेंगे डिवाइड वाला लगा देंगे। नो बच्ची, डिवाइड वाला आपको नहीं लगाना है, डिवाइड का कोई फार्मूला होता है नहीं इंटीग्रेशन में, समझ गए? मल्टीप्लिकेशन का होता है, डिवाइड का नहीं होता है। धीरे धीरे हम लोग देखेंगे, एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, x² + x/x, तो ये क्या होगा? इसको कैसे लिख सकते हैं? x² भी x + x/x, पार्शियली कर दिए इसको dx, ऐसे देख रही हो? हेलो, ये क्या बच्ची? d/dx आप ही पहले बताइए, tan x का क्या होता है? अच्छा, तो sec² x का dx क्या होगा? tan x + c, बोले है ना कि याद करिए, वो लिखे नहीं है, देखो ये dx यहाँ गया, रिवर्स हुआ, sec² x dx tan x + c। अब ये कन्फ्यूजन हो रहा है, अभी का अभी आपको और आगे देखिए, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ा चैप्टर ऐसा है कि हम लोग क्या होता है ना कि डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव दोनों आ जाता है ना, दोनों भाई बहन आ जाते हैं, इसके वजह से हम लोग कन्फ्यूजन हो जाए, दोनों जुड़वा हैं, मतलब एक तरीके से सोचो, ठीक। तो कन्फ्यूजन हो, चेहरा एक ही जैसे है,
समझ गए, दोनों अलग अलग हैं, ऐसे थोड़ा बहुत चेहरा मिलता जुलता भी है, तो कन्फ्यूजन होने लगता है पहचानने में। नहीं जी, यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा, x dx और ये 1 dx। लिखे समझ आया ना, ये लिखे सेपरेट किए थे, क्योंकि देखो ये पढ़ेंगे ना अभी, ये डिवाइड वाला कोई फार्मूला नहीं है, कोई इंडिकेशन में डिवाइड का फार्मूला आपको नहीं पढ़ना, समझ गए, कोई होता ही नहीं। एक्स स्क्वायर बी एक्स, एक्स बाई एक्स तो 1 हो गया, सेपरेट कर दिए, इसका dx ले लिए, दोनों में इंटू कर दिए, तो x का dx हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसका क्या होगा x प्लस सी। अब x क्यों हो रहा है समझ रहे ना। अच्छा ये पहले बताइए, x कांस्टेंट का देखो, dy बाई डी एक्स अगर कांस्टेंट होता है तो क्या लिखते हैं। अच्छा x का क्या होता है बताइए, dy बाई डी एक्स का क्या होता है 1, और ये आ गया तो dx 1 dx x प्लस सी। अभी भी नहीं समझे, समझ गया ना। तो यहाँ पर ये क्या है, ये x हो गया और ये क्या है एक्स स्क्वायर बाई 2 है प्लस सी। कुछ समझ रहे हैं। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन धीरे धीरे उठाएंगे ना, तो समझाने लगेंगे तो समझ में आएगा, ठीक ना। तो कल से डिस्कस करेंगे, ठीक ना।